मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयंस। आज हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आयंस क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, limiting molar conductivity of an electrolytes can be separated sorry limiting molar conductivity of an electrolytes can be represented as the sum of individual contribution of the anions and cations of the electrolytes। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टोटल निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो उसके आयंस का होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि लेमडा एम नॉट NaCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट Na प्लस और लेमडा नॉट Cl माइनस, यानी NaCl की अगर हमको कंडक्टिविटी निकालना है तो इसकी कंडक्टिविटी में Na प्लस और Cl माइनस इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम ऐड कर देंगे तो हमें कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ की। कि एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कोलराउस लॉ को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि डिसोसिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से दिखा दे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू है लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो लेमडा एम का मतलब हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन C, और लेमडा नॉट क्या आपका कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब एक आपको निकालना है जो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी दिए गए कंसंट्रेशन पे, और दूसरा आपका क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला एप्लीकेशन यहाँ हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करने में इसको निकालते हैं। दूसरा हमारे पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी ऊपर हम लोग निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब नीचे निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc की जो वैल्यू होगी C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यानी Kc इज इक्वल टू हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे। This formula applicable only for the weak electrolyte, not applicable for the strong electrolyte because it is dissociate 100% in aqueous solution। तो मतलब कह रहा है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम निकालेंगे वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, आप देखिए हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटी एस्पेक्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हमको पढ़ना है फैराडे लॉ, यानी फैराडे के दो लॉ पढ़ने हैं, फैराडे लॉ फर्स्ट और फैराडे लॉ सेकेंड। अब देखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडे ने दो लॉ दिया था,
ठीक है, इसमें से पहला लॉ पहले हम देखते हैं, फर्स्ट लॉ, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास ऑफ एन during electrolysis the mass of an ions discharged at electrode is proportional to the quantity of electricity passed। ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो मास ऑफ आयंस डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड, कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना आयंस डिस्चार्ज होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ या कितनी क्वांटिटी हम करंट की पास कर रहे हैं। ये प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करेंगे तो आयंस ज़्यादा डिस्चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कम पास करेंगे तो आयंस क्या होंगे, कम डिस्चार्ज होंगे। यानी W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज इक्वल टू होता है I T, तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। W इज इक्वल टू आपका है ZIT। Z क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर और T क्या है टाइम इन सेकेंड। तो इस तरीके से हम जो डिपॉजिट मास होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से किसी भी इलेक्ट्रोड पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज द masses of different substance produced at the electrode are proportional to their chemical equivalent weight। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स है जो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज में कनेक्टेड जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उस पर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास करते हैं तो पास करने पे देखते हैं कि जितना भी मास होता है, ठीक है ना, कि मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, कि जितना मास प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट के। यानी जितना भी मास प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पे वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम देख लें, अगर तीन सब्सटेंस लिए हैं, मान लीजिए तीन इलेक्ट्रोलाइट, तो WA/EA इक्वल टू WB/EB और WC/EC। मतलब कि पहले सब्सटेंस का वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा दूसरे सब्सटेंस के वेट और इक्विवेलेंट वेट के बराबर, इसी तरीके से तीसरे सब्सटेंस का वेट और इक्विवेलेंट वेट ये आपस में इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉपर और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो masses ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, कि जितना मास उसका डिपॉजिट होगा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यानी जितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा, ठीक है, और जितना मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा, इन दोनों का मास जो होगा वो उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ फर्स्ट और फैराडे लॉ सेकेंड हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।